Hey everybody, a very warm welcome to you all on परचम. आई एम ऋचा शर्मा और आज हमें एक दो नहीं 3 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने. वाई सी नॉट माय फॉल्ट. संडे को आपका डेली सीए नहीं आता. मंडे इस बार वीकली सीए पोस्टपोन हो गया, सो मंडे डेली सीए नहीं आ पाया, वीकली सीए आया. तो आज हम 3 दिन के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं. नाउ प्लीज डू नॉट बॉदर योरसेल्फ कि सेशन छोटा होगा बड़ा होगा, इतनी ड्यूरेशन ही क्यों है. जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी हम उसे कवर करेंगे. अब उसमें 20 मिनट्स लगे या 40 मिनट्स लगे, दैट शुड नॉट बी योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हमने पढ़ ली है. ठीक है जी, चलिए देख लें आज के पंचांग के हिसाब से. तिथि वैशाख महीना चल रहा है, पहले भी वही चल रहा था. अभी शुक्ल पक्ष है, इस पक्ष में मून इंक्रीजिंग फेज में होता है. ये वो फोर्टनाइट होती है जिसमें मून बढ़ते हुए फेज में होता है. और आज है सप्तमी, यानी इस तरह का कुछ हमें चांद देखने को मिलेगा. ऑल राइट, जैसा कि हमारा रिचुअल होता है, हम जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उसकी शुरुआत इंपॉर्टेंट डेज से करते हैं. सो 12, 13, 14 को जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं वो हम देखेंगे. 12 मई को 2 इंपॉर्टेंट डे आए. उनमें से सबसे पहला है इंटरनेशनल नर्सेज डे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेज डे. क्यों मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे? 12 मई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की. फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सुना है कभी? लेडी विद द लैम्प, राइट. इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी कहा जाता है. शी वॉज अ इंग्लिश, कहीं लिखा होगा मैंने यहाँ पे, सोशल रिफॉर्मर थी, स्टैटिस्टिशियन थी और जो नर्सिंग स्टाफ था उसको मैनेज और ट्रेन करती थी. तो इनके ऊपर लाइट, यानी ये लाइमलाइट में कब आई? क्रीमियन वॉर के दौरान. यूरोप में अगर आपने देखा होगा सदर्न साइड में क्रीमियन पेनिनसुला पड़ता है, तो एक टाइम पे वहाँ पे वॉर छिड़ी हुई थी. रशिया था, दूसरी तरफ ऑटोमन एम्पायर, फ्रांस, यूके, सारी कंट्रीज थी. तो इन्होंने मिलकर के जब वॉर कर रखी थी तो नाइटिंगेल ने देखा कि जो वुंडेड होते हैं, जो सोल्जर्स घायल हो जाते हैं, उनके रखरखाव, उनकी मेडिसिन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है. तो उस दौरान शी केम इनटू लाइमलाइट एंड देन इनके कंट्रीब्यूशन से जो सोल्जर्स के मेडिसिन से रिलेटेड रिफॉर्म्स आए हैं वो पॉसिबल हो पाए. दैट इज वाई शी इज नोन एज फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग. इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है. इनकी बर्थ एनिवर्सरी, शी वॉज बॉर्न ऑन May 12, 1820 फ्लोरेंस, इटली के अंदर. इसलिए May 12 को हम इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाते हैं. आर यू क्लियर विद दिस? राइट. अब जो बच्चे सिंपल वनडे एग्जामिनेशन देते हैं, टीचिंग के एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप CTET दे रहे हो, आप BEd दे रहे हो, या फिर जो बच्चे बिल्कुल बेसिक वनडे एग्जाम दे रहे हैं, है ना, स्टेनो का एग्जाम दे रहे हो, उनमें इतनी डिटेल याद करने की जरूरत नहीं होती है. आपको डे और डेट से काम चल जाता है. लेकिन जो बच्चे थोड़े भी अच्छे लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे इन द सेंस हायर लेवल के एग्जाम दे रहे हैं, राइट. अगर आप CHSL भी दोगे, CGL दोगे, अगर आप CDS देने जा रहे हो, राइट, तो उसमें आपको ये डिटेल्स पता होनी चाहिए. स्टेट PSCs दे रहे हो, UPSCs दे रहे हो, बिकॉज ऑप्शन के अंदर इस तरह की चीजें डाल दी जाती हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में और आपसे चीजें पूछ ली जाएंगी. नॉट CHSL पर CGL, CDS, UPSC, सिविल्स, स्टेट, इन सब में. ओके, चलिए. देन कमिंग ओवर टू 12 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे आता है एंड दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ. इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ. तो देखो हमने इंटरनेशनल नर्सेज डे किया, नर्सेज इंसानों की हेल्थ का ध्यान रखती हैं, और सेम डे पे प्लांट हेल्थ की भी हम बात कर रहे हैं. तो 2 हेल्थ से रिलेटेड डे 12 मई को. और हेल्थ खराब हो तो हमारी 12 बज जाती है, बजती है ना, हमारी 12 बज जाती है. सो 12 मई को 2 हेल्थ रिलेटेड डे आते हैं. एक नर्सेज वाला आ गया और एक प्लांट हेल्थ वाला आ जाएगा. ठीक है. और इस बार की थीम क्या रही? प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. सो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 में. और इस दिन प्लांट की हेल्थ, यानी उसकी ओवरऑल वेलबींग को कैसे ध्यान रखें, प्लांट हमारा हेल्दी रहे, क्योंकि उसी से हम जुड़े हुए हैं. वी फीड ऑन द प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, राइट. थीम क्या है इस बार की? अच्छे से याद कर लीजिएगा. प्लांट हेल्थ, सेफ ट्रेड, डिजिटल टेक्नोलॉजी. नाउ ये इंटरनेशनल मदर्स डे, राइट. अधिकतर घरों में शायद ममा को विश किया गया होगा तो ये डे पता है. ये डेट स्पेसिफिक नहीं होता, ये तिथि नहीं बोलेंगे, सॉरी, डे स्पेसिफिक होता है. सो सेकेंड संडे ऑफ मे, ग्रिगोरियन कैलेंडर की तिथि बोल सकते हैं ना, ग्रिगोरियन कैलेंडर जो इंग्लिश कैलेंडर हम बोलते हैं. सो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो मई मंथ है उसका जो भी सेकंड संडे होता है उस दिन मदर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है, और ये ऑब्जर्व किया गया. इसमें ज्यादा कुछ जानने जैसा नहीं है. नाउ दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट डे. ये सेकंड सैटरडे ऑफ मई को आता है. तो इस साल इसकी डेट क्या हुई 2024 में? 11th में, राइट. 11th मई. और डेट स्पेसिफिक नहीं है. वर्ल्ड माइग्रेटरी डे. हम कौन सा डे पढ़ रहे हैं? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे. वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे साल में 2 बार मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. अच्छे से समझ लीजिएगा, डेट का इससे लेना देना नहीं होता. ये मई के सेकंड सैटरडे को
और अक्टूबर के सेकंड सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है, बिकॉज साल में यूजुअली अराउंड द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स 2 बार ही माइग्रेट करती हैं, ऑटम के टाइम, स्प्रिंग के टाइम यूजुअली। सो उस हिसाब से इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। सो वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे एवरी ईयर सेकेंड सैटरडे मई का एंड सेकेंड सैटरडे अक्टूबर का। तो आप साल में 2 बार इसे पढ़ोगे, एक 11 मई को इस साल आया और एक आप 12 अक्टूबर को पढ़ने वाले हो, ठीक है जी। तो ये बाय एनुअल होता है, यानी साल में 2 बार होता है जब बर्ड्स माइग्रेट कर रही होती हैं। और इस बार की थीम क्या रही? थीम इंपॉर्टेंट होती है माइग्रेटरी बर्ड्स डे की, तो देख लीजिएगा, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। अगर आपको माइग्रेटरी बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है तो इंसेक्ट्स को प्रोटेक्ट कीजिए, बिकॉज दे फीड ऑन द इंसेक्ट्स, और इंसेक्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिलते हैं उससे भी माइग्रेटरी बर्ड्स को थोड़ी हेल्प होती है कि अच्छा वी आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। और माइग्रेशन के दौरान जब वो रुकती हैं तो वो इन्हीं इंसेक्ट्स को खाती हैं और इसलिए अपना माइग्रेशन पूरा कर पाती हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स से रिलेटेड ये डे हो गया। सो हमने टोटल 4 डे पढ़े हैं। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो कि सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को आता है और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को भी आता है। इस साल 11 मई को पढ़ा। फिर हमने पढ़ा इंटरनेशनल मदर्स डे जो कि सेकेंड संडे ऑफ मई को आता है और इस साल 12 मई को पढ़ा। ये तो दोनों डे के हिसाब से हो गए। 12 मई को 2 तारीख के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट डेज है, इंटरनेशनल नर्सेस डे एंड इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे, ठीक है जी। चलें आगे। अब एक डे ऐसा है जो अभी शुरू होगा, इस साल से मनाया जाएगा और यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया और इसलिए ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। जो भी डे हाल ही में शुरू हुए हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिशेस वर्ल्ड फुटबॉल डे। कौन सा डे है? वर्ल्ड फुटबॉल डे। कब ऑब्जर्व किया जाएगा? मई 25 को। 25 साल के होते ही हम फुटबॉल खेलेंगे या 25 साल तक ही हम फुटबॉल खेलेंगे, फिर हम काम पे ध्यान देंगे, ऐसे करके मई से आप मैं याद रख सकते हैं। मैं 25 साल का था ना, बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलता था, या मैं 25 का होऊंगा ना तब तक ही फुटबॉल खेलूंगा, देन आई विल गो टू वर्क। चलो तो देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन हैज प्रोक्लेम्ड मई 25 एज वर्ल्ड फुटबॉल डे। नाउ व्हाई मई 25? क्या इंपॉर्टेंट है 25 मई को ऐसा? सो इस दिन 25 मई को 100th एनिवर्सरी, 100वीं वर्षगांठ पूरी होगी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट की, जो हिस्ट्री में हुआ था, जिसमें सभी रीजन्स का रिप्रेजेंटेशन किया गया था। सो फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें सारे रीजन्स ने पार्टिसिपेट किया, जो भी खेलते हैं, उसकी 100th एनिवर्सरी 25 मई को पड़ रही है। और ये टूर्नामेंट या ये मैच कब हुआ? सो 25 मई 1924 समर ओलंपिक्स पेरिस। समर ओलंपिक्स जो 1924 में खेले गए पेरिस में, उसमें 25 मई को ये फुटबॉल का गेम हुआ था और इसके 100 साल पूरे होने के लिए 25 मई को अब हर साल मनाया जाएगा। किस तरह से? वर्ल्ड फुटबॉल डे की तरह। क्लियर हो गया? और ये जो रेजोल्यूशन था यूनाइटेड नेशन में, किसी बंदे ने, किसी पर्सन ने पेश किया होगा ना कि भाई हम इस दिन को मनाएं फुटबॉल डे की तरह, तो लिबिया के यूएन एम्बेसडर हैं ताहिर एल सोनी, इन्होंने ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। सो फार सो गुड। 25 मई जब आएगा तब हम एक बार फिर पढ़ लेंगे, अभी के लिए ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि हमने फुटबॉल की बात की है, तो कौन सी बॉडी है जो गवर्न करती है फुटबॉल को? फीफा, इंटरनेशनल बॉडी है फीफा। सो फीफा कब आई थी एग्जिस्टेंस में? 21 मई 1904। फीफा पहले एग्जिस्टेंस में आई है। ओलंपिक्स में फुटबॉल का जो हम बोल रहे हैं 25 मई को, वो बाद की घटना है। पेरिस के अंदर ही फाउंडेशन में आई, लेकिन इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड के अंदर है और प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। ये जब फीफा बनी थी ना तब का ये पिक्चर है 1904 का, पेरिस के अंदर इट वाज फॉर्म्ड। चलिए, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, हो गए, आने वाले हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। अब हम आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन पे नए बच्चों के लिए। सो सारे नए स्टूडेंट्स जो भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं परचम के ऊपर, वेलकम टू परचम फैमिली। हम हर दिन 12 बजे डेली करंट अफेयर सेशन आपके लिए लेकर के आते हैं। सभी एग्जाम के लिए ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, स्टेट सिविल्स दे रहे हो, यूपीएससी के अंडर के एग्जाम्स दे रहे हो, सबके लिए काम का है। आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डेली टेलीग्राम पे और परचम ऐप पे फ्री में हिंदी का अलग और इंग्लिश का अलग पीडीएफ अवेलेबल करवाया जाता है। अगर आपको मंथली मैगजीन चाहिए, वीकली मैगजीन चाहिए, एमसीक्यू मैगजीन चाहिए, तो इन सब के लिए आप parchamclasses.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए। बाय करते ही नीचे डाउनलोड लिंक आता है, पेज रिफ्रेश मत कीजिएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप अपनी पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो मेल भी की जाती है। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है सो प्लीज राइट ऑन दिस ईमेल आईडी, और कहीं नहीं लिखने की जरूरत है। parchamclasses06@gmail.com पे अपने 10, 20, 15, 40 वॉटेवर अमाउंट का आपने पीडीएफ लिया है, उसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का और पीडीएफ का नाम यहाँ पे मेल कर दिया कीजिए, ठीक है। अदरवाइज ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यहाँ भी भेज सकते हो। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो परचम ऐप पे जाइए, हर तरह के सब्सक्रिप्शन एंड कोर्सेज आपको वहाँ मिल जाएंगे। कोर्सेज बहुत सारे नहीं देते हम, लिमिटेड देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे न्यूज़ के साथ में।
और चलते हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की तरफ। इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। और ये चल रही है, राइट, ये स्टार्ट हो चुकी है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। जब कभी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? कौन से 2 देश शामिल हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी पे एक्सरसाइज होती है, कुछ एग्जाम डेट भी पूछ लेते हैं, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक हुई, कहाँ हुई, अगर इंडिया की तरफ से जिसने पार्टिसिपेट किया है तो वो कौन से रेजिमेंट ने या कौन से विंग ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसी लाइट में पढ़ेंगे। सो इंडिया एंड फ्रांस आर होल्डिंग 7th एडिशन, यस एडिशन भी ध्यान रखना है, 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज शक्ति। शक्ति एक छोटी सी फांस होती है ना, फांस समझते हैं? जैसे बैम्बू है या लकड़ी है, लकड़ी की एक बहुत पतली सी एक फाइबर होता है, उसको फांस कहते हैं। अगर उंगली में लग जाए तो उस फांस में भी बहुत शक्ति होती है, दर्द करने की होती है ना। तो शक्ति एक्सरसाइज इंडिया तो याद रहेगा, और फ्रांस के बीच में होती है, इंडिया और फ्रांस। यहीं पे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर? नेम 2 मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होती हैं, पॉपुलर, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली 2 पॉपुलर मिलिट्री एक्सरसाइजेस के नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सबके अलग अलग हो सकते हैं, कोई लोड नहीं है, लिखिए। तो ये एक्सरसाइज 13 मई से 26 मई तक होगी, 14 डेज की अप्रॉक्सीमेटली एक्सरसाइज होने वाली है। इंडिया एंड फ्रांस टू कंडक्ट नहीं, अब तो स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ हो रही है? मेघालय के उमरोई रीजन के अंदर। 2 साल में एक बार ये एक्सरसाइज होती है। जो भी एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होती है उन्हें बाइनियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनियल। तो पिछली बार फ्रांस में हुई थी, इस बार इंडिया में हो रही है, और वो भी मेघालय के उमरोई रीजन में। 2011 से ये एक्सरसाइज चल रही है, राइट। देन इस बार 90 पर्सनल इंडिया से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो राजपूत रेजिमेंट के होने वाले हैं प्राइमरीली, जो बटालियन है राजपूत रेजिमेंट की। इंडियन नेवी और एयरफोर्स के जो लोग हैं वो भी ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये मैंने शायद रिपीट कर दिया, ये दूसरी स्लाइड पे भी आपको मिलेगा। हाँ, यहाँ से पढ़ना, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैं बाद में रिमूव करवा दूंगी, ठीक है। सो 90% प्राइमरीली राजपूत रेजिमेंट के, उसके साथ इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के ऑब्जर्वर के तौर पे पार्टिसिपेट करेंगे। फ्रेंच साइड से जो कंटिंजेंट है वो भी 90 पर्सनल का होगा। 13th फॉरेन लेजन हाफ ब्रिगेड, 13th DBLE, ठीक है। तो ये दोनों तरफ के पार्टिसिपेशन, हमारी तरफ से राजपूत रेजिमेंट की बटालियन है 90 पर्सनल की। क्लियर है न्यूज? चलें, अब हम मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड ही एक और न्यूज़ ले लेते हैं। अपॉइंटमेंट आ रहा है सीधे मेघालय से। मेघालय के उमरोई में शक्ति एक्सरसाइज चल रही है, और मेघालय में ही पहली बार, नॉट जस्ट इन मेघालय, पूरे नॉर्थ ईस्ट में पहली बार DGP, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की पोजीशन पे एक महिला, एक फीमेल ने कार्यभार संभाला है। एंड उनका नाम क्या है? ईदाशीशा नोंगरांग। ओके, सो जब ये शीशा देखती होंगी बड़ी खुश होती होंगी, अरे वाह, मेघालय की ही नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट की पहली DGP हूं मैं पुलिस की, है ना। सो ऐसे करके शीशा आप हिंट ले सकते हो, ईदाशीशा नोंगरांग। सो इनसे रिलेटेड फटाफट देखते हैं। मेघालय गेट्स फर्स्ट वुमेन DGP, एंड DGP का फुल फॉर्म आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। एंड मेघालय, अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फो है, न्यूज इतनी सी थी। इट इज अ हिल स्टेट डोमिनेटेड बाय 3 मैट्रिलिनियल एथनिक कम्युनिटीज। मैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल होती है और मैट्रिलिनियल होती है। हम अगर बाकी इंडिया में देखें, नॉर्थ साइड में, वेस्ट साइड में, सेंट्रल साउथ में, तो अधिकतर जो हमें सोसाइटी दिखती है वो पैट्रिलिनियल दिखती है, यानी कि पिता सत्ता होती है। फादर का जो सरनेम है, फादर की जो संपत्ति है आगे जाएगी, फादर का नाम आगे जाएगा, तो फादर की लीनिएज मानी जाती है। और मैट्रिलिनियल जो कम्युनिटीज होती है उनमें माता की लीनिएज आगे मानी जाती है। जैसे इफ आई एम द मदर, राइट, सो मेरी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मेरी डॉटर को जाएगी, फिर उसके चिल्ड्रन को जाएगी, उसकी डॉटर को जाएगी। सो फीमेल प्रधान सोसाइटी जो होती है, कम्युनिटी होती है, उसको मैट्रिलिनियल कहा जाता है। और ऐसी कम्युनिटीज में भी कुछ केसेस में लड़के जो होते हैं, मेल्स जो होते हैं, वो अपना घर छोड़ के फीमेल के घर में आके रहते हैं। सो नॉर्थ ईस्ट साइड में आपको कई जगहों पे इस तरह की कम्युनिटीज देखने को मिलेंगी। मेघालय में 3 एथनिक कम्युनिटीज हैं, उन्हीं में से एक कम्युनिटी को ये भी बिलोंग करती हैं, ठीक है, इसलिए लिखा गया है। सो नोंगरांग बिलोंग टू खासी कम्युनिटी। तो पहली तो एक कम्युनिटी हो गई जो मैट्रिलिनियल है, खासी कम्युनिटी। उसके अलावा गारोज एंड जैंतियास, दीज आर ऑल मैट्रिलिनियल कम्युनिटीज, यानी कि किसकी लीनियज चलती है, किसकी पीढ़ियां, किसका कुल चलता हुआ माना जाता है? मदर का। मदर अपना सरनेम छोड़ करके फादर का नहीं अडॉप्ट करेगी, मदर का ही सरनेम, मदर की ही लीनियज आगे चलेगी। ओके, अब जैसे हमारे होता है कि जो पिता की संपत्ति है उस पर बेटों का अधिकार, अब तो खैर कोर्ट ने बोल रखा है बेटियां भी ले सकती है, पर फिर भी
नेचुरल जो माना जाता है वो पहले बेटों का माना जाता था, यहाँ पे फीमेल प्रधान होता है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमें एक और एडिशनल इन्फो मिली, खासी कम्युनिटी, गारोज एंड जैंतियाज आर मेट्रीनिलियन कम्युनिटीज ऑफ मेघालय, और उन्हीं में से खासी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं नोग्रांग जी, जो कि अब डीजीपी हैं मेघालय की। थम्स अप। चलो आगे बढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एंड द न्यूज इज, ये कौन है भाई, बुजुर्ग हो चुके हैं पर कौन है, रस्किन बॉन्ड है। एनसीईआरटी में काफ़ी सारी कहानियां इनकी हमने पढ़ी हैं, शॉर्ट स्टोरीज, इनकी काफ़ी सारी रचनाओं के ऊपर मूवीज बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं, शॉर्ट स्टोरीज, राइट। सो रस्किन बॉन्ड बहुत पॉपुलर हैं, चिल्ड्रन राइटिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जाने जाते हैं। इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप से नवाजा गया है। साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है साहित्य अकादमी फेलोशिप, और वो रस्किन बॉन्ड जी को दिया गया। इनकी हेल्थ थोड़ी वीक थी तो इनके घर पे जाकर के दिया गया। किसने दिया है, तो इनको दिया है साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट माधव कौशिक जी ने, माधव कौशिक। नाउ ये तो हो गई एक न्यूज। नाउ व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट स्टैटिक एंगल से, कि रस्किन बॉन्ड जी की जो भी प्रमुख रचनाएं हैं वो सब इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। रस्किन बॉन्ड जी का जन्म कहाँ हुआ था बताओगे, हिमाचल प्रदेश में कहीं हुआ था। चलिए लिख दीजिए, हिमाचल प्रदेश में कहाँ हुआ था रस्किन बॉन्ड जी की बर्थ। सो रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड साहित्य अकादमी फेलोशिप, एंड ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि ये लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन देती है, साहित्य यानी लिटरेचर, साहित्य अकादमी इंडिया की सबसे हाईएस्ट लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। इनके जो भी नोटेबल वर्क हैं रस्किन बॉन्ड के, उनमें से कुछ का नाम मैंने यहाँ पे लिया है। वेग्रेंस इन द वैली, वंस अपॉन अ मॉनसून टाइम, एंग्री रिवर, स्ट्रेंजर्स इन द नाइट, ऑल रोड्स लीड टू गंगा, टेल्स ऑफ फॉरेस्ट फॉस्टरगंज, लेपर्ड ऑन द माउंटेन, एंड टू मच ट्रबल। अब जब बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, दो तीन कैटेगरी से पूछे जाते हैं, करंट से रिलेटेड बुक्स एंड ऑथर्स पूछे जाते हैं, हिस्टोरिकल पूछे जाते हैं, राइट। कुछ कंट्रोवर्शियल बुक्स हो जाती हैं तो वो पूछ ली जाती हैं, और कुछ पॉपुलर लेखकों की किताबें पूछ ली जाती हैं, तो ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा। 1978 में एक हिंदी फिल्म बनी थी जुनून, उसके वो भी इनकी एक बुक के ऊपर आधारित थी, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, ठीक है। देन एक किताब जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1992 से नवाजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, ओके। सो वो, देन द नाइट ट्रेन एट दियोली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, ये सारी किताबें इनकी हैं। 2005 में एक पॉपुलर चिल्ड्रन नॉवल थी जिसको मूवी में कन्वर्ट किया गया था, द ब्लू अम्ब्रेला, रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। काफी अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, साहित्य अकादमी तो मिला ही है, हमने देखा 1992 में। उससे पहले साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भी मिला है। तो पद्मश्री कब मिला, पद्मश्री मिला 1999 में, पद्म भूषण मिला 2019 में, उसके पहले इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2012 में मिला। बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाता है चिल्ड्रन राइटिंग के लिए, इस कैटेगरी के लिए। बच्चों को नहीं मिलता है, लेखकों को ही मिलता है, लेकिन जो बच्चों से रिलेटेड लेखनी करते हैं, जो बच्चों से रिलेटेड बुक्स या नॉवेल्स निकालते हैं, उनको दिया जाता है साहित्य बाल अकादमी पुरस्कार। देन साहित्य अकादमी भी इससे पहले मिल चुका है 1992 में। सो द जर्नी ऑफ अवार्ड स्टार्ट समवेयर फ्रॉम दिस, देन ये आ गया, फिर ये आ गया, और पद्म भूषण 2019 के अंदर, ठीक है जी। ये सारी मोटे मोटे पॉइंट्स हमने ले लिए। मूविंग फर्दर, द न्यूज इज कमिंग कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसका MOU यानी कि एक समझौता ज्ञापन हुआ है, एक अग्रीमेंट जैसा आप समझ लीजिए, साइन हुआ है किसके बीच में, महिंद्रा के साथ में। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उसने एक MOU साइन किया है महिंद्रा के साथ में फॉर ड्रोन दीदी योजना। सो ड्रोन दीदी योजना बन जाती है अगेन न्यूज के अंदर, और इसलिए हो जाती है सुपर इंपॉर्टेंट। सो महिंद्रा के साथ में MOU साइन किया है किसने, MSDE सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में कौन है यूनियन मिनिस्टर इसको लीड करने वाले, जल्दी से नाम लिखिए। कोई भी मिनिस्ट्री अगर आ जाती है न्यूज में तो उसके यूनियन मिनिस्टर का नाम पकड़ कर लिया कीजिए, थोड़ा सा आपको रिलेट हो जाएगा, न्यूज दिमाग में टिकेगी, और मिनिस्टर भी आपके रिवाइज हो जाएंगे। आई नो अब सरकार वापस आएगी, मिनिस्टर्स चेंज होंगे, पर अभी के लिए तो वही है। ओके, अब क्यों लाए हैं महिंद्रा को पिक्चर में, ताकि वो 2 पायलट प्रोजेक्ट्स को एक तरह से कंडक्ट कर सके, पायलट प्रोजेक्ट्स कंडक्ट कर सकें। ड्रोन दीदी योजना जो है उसके तहत फीमेल्स को ड्रोन्स दिए जाते हैं ताकि अपनी एग्रीकल्चर को और टेक्नोलॉजी एडवांस बना सकें, और उसी के तहत 2 पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं ड्रोन दीदी योजना के अंदर में, नोएडा और हैदराबाद वाले, उनको कंडक्ट करने के लिए महिंद्रा के साथ MOU साइन किया गया है। कब लॉन्च हुई थी ड्रोन दीदी योजना,
पीएम मोदी जी ने की थी इन द ईयर 2024 ओनली 11th ऑफ मार्च, नई दिल्ली IARI पूसा से इसको लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 15,000 विमेन लेड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, पैसे वगैरह भी देती हैं, फिर उनकी फाइनेंशियल एड भी होता है, उनको रोजगार से भी जोड़ा जाता है। सो सेल्फ हेल्प, खुद की खुद मदद करिए, इन SHG का पार्ट बनिए। मेजरली फीमेल एम्पावरमेंट के लिए ग्रुप्स होते हैं। सो ऐसे 15,000 ग्रुप्स को एग्रीकल्चरल ड्रोन दिए जाना, ताकि वो क्रॉप की मॉनिटरिंग करना, फर्टिलाइजर स्प्रे करना, सीड सो करना, इन सब में ड्रोन्स की मदद ले सके। ये है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, ठीक है। और उसी के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा से अब MOU साइन किया गया है। यहां तक ये न्यूज क्लियर है? बढ़े आगे। ऑलराइट, सो अगली न्यूज एक छोटी सी न्यूज है दैट हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर S जयशंकर, उन्होंने इनॉग्रेट किया है आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया। क्या है? आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया। और कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? भारत मंडपम, नई दिल्ली के अंदर। आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया क्या करेगा? आर्बिट्रेशन का काम करेगा। तो इससे हमारी जो हमारा जो ग्रीवेंस या डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मशीनरी है और स्ट्रांग होगी। क्या मतलब हुआ इसका? आर्बिट्रेशन होता है मध्यस्थता करना। मान लीजिए आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट है, मैं अपने फायदे की बात करूंगी, आप अपने फायदे की बात करोगे। अब हमारे पास एक तरीका तो ये आपस में बातचीत करके केस को सुलझा लें, एक तरीका है कोर्ट चले जाए। इन दोनों के बीच में भी एक और तरीका आता है, वो होता है तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व करना। ठीक है, तीसरी पार्टी जो कि न्यूट्रल पार्टी होगी, ना वो आपके फेवर में बोलेगी ना मेरे फेवर में, वो ढंग से फैक्ट्स को पढ़ेगी, समझेगी, दोनों की बातें सुनेगी और फिर अपना एक डिसीजन देगी। उसको कहा जाता है आर्बिट्रेशन, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। तो कोर्ट जाकर के इतना लंबा समय, पैसे वैसे सब आप लगाओ और बहुत मतलब एक्सट्रीम तक लेके जाओ अपने डिस्प्यूट को, उससे बेटर है कि एक आर्बिट्रेटर को बुला के, थर्ड पार्टी को बुला करके हम आर्बिट्रेशन करवा सकते हैं। तो इसी तरह का एक ABI सेटअप किया गया है भारत मंडपम में, ताकि कोई भी डिस्प्यूट आता है कॉर्पोरेट लेवल पे, है ना, बड़े लेवल पे, कंपनीज के लेवल पे, इन्वेस्टर्स के लेवल पे, तो उसको इजीली मीट आउट किया जा सके, सेटल किया जा सके। आर्बिट्रेशन बार ऑफ इंडिया भारत मंडपम में, और ऐसा नहीं सिर्फ दिल्ली में भारत मंडपम में ये ऑपरेट करेगी, इंडिया में अलग अलग जगह ऑपरेट करेगी, उसकी सीट के तौर पे हो गया ये। आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव, कोर्ट कचहरी नहीं करनी तो आर्बिट्रेशन आप ले सकते हो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट के लिए। इंटरवेंशन होता है एक थर्ड पार्टी का, जिसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है, और दोनों पार्टनर मिल करके इसको चूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगली न्यूज आ रही है एक सैड डिमाइस से रिलेटेड। एक व्यक्ति का निधन हुआ है और वो व्यक्ति है नोटेड पंजाबी पोएट, यानी पंजाबी पोएट्री में जाना माना नाम सुरजीत पातर जी का। सुरजीत पातर जी अब नहीं रहे। सुरजीत पातर जी जिनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है 2012 में। 2012 में दोनों अवार्ड जीतने वाले सुरजीत पातर जी अब नहीं रहे। देखिए कैसे याद रखेंगे, सुरजीत पातर जी पोइट्री से रिलेटेड थे। पोइट्री में भी सुर होते हैं, है ना, पोइट्री में भी अपने राग होते हैं, अपने सुर होते हैं। सो एक तो गीतों में सुर होते हैं और एक पोइट्री में भी सुर होते हैं। तो यूजुअली सैड डिमाइसेस से क्या पूछा जाता है, ये व्यक्ति कौन सी फील्ड से जुड़े हुए थे या इनको कोई अवार्ड मिला है तो कब मिला है, यही पूछा जाएगा। सो ही वॉज नोटेड पंजाबी पोएट। मूविंग फर्दर, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जिसे हम देखेंगे, इफ्को से रिलेटेड है। व्हाट इज इफ्को? IFFCO, फर्टिलाइजर से रिलेटेड, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है ये। सो फार्मर्स को उचित मूल्यों पे अच्छे से अच्छी गुणवत्ता की क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स मुहैया करवाए, ये इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 1967 में एग्जिस्टेंस में आई थी और अब इसको मिले हैं अपने चेयरमैन, कौन? दिलीप संघानी। दिलीप संघानी, दिलीप सर से याद कर सकते हो, परचम के को फाउंडर दिलीप सर, तो आप चाहो तो उनसे याद कर सकते हो। नहीं तो फार्मर्स का बड़ा दिल करता है कि अच्छे हैप्पी फर्टिलाइजर्स मिलें, ताकि हमारी फसल जो है उसमें बीमारियां भी नहीं लगे और जो लोग इनको खा रहे हैं उनके पेट में भी केमिकल्स नहीं पहुंचे। ठीक है, तो बड़े दिल से दुआ करते हैं किसान कि भाई फर्टिलाइजर्स अच्छे मिल जाए, है ना, नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए, ना हमारी पौधों को ना इंसानों को जो वो उसको खाएं। तो दिल से दिलीप करके और दिलीप संघानी कर सकते हो, कुछ और अपना हिंट भी बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज आ रही है, हॉकी इंडिया ने टाई अप किया है, या हॉकी इंडिया के साथ रादर टाई अप किया है कोका कोला इंडिया फाउंडेशन ने, जो कि इंडिया में कौन से नेम से ऑपरेट करती है? आनंदना। ये कोका कोला इंडिया फाउंडेशन है। ओके, आनंदना। सो इन्होंने अपनी पहली पार्टनरशिप अनाउंस की है हॉकी इंडिया के साथ। क्यों? कौन से इवेंट के लिए? नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024 जो होगा उसके लिए पार्टनरशिप अनाउंस की गई है, ताकि जो विमेन है हॉकी में और आगे आ सकें और जो भी एसेंशियल रिसोर्सेज हैं, सप्लाईज हैं, सपोर्ट है प्लेयर्स को, ये आनंदना
जो कोको कोला इंडिया फाउंडेशन है प्रोवाइड करेगी। कोको कोला इंडिया फाउंडेशन इस नेम से इंडिया में ऑपरेट करती है, आनंदना नाम से, ठीक है। और ये लोग ये कैंपेन चलाएंगे, शी द डिफरेंस कैंपेन, ताकि विमेन और आगे आए हॉकी में। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर दिलीप तिर्के, दिलीप बहुत आ रहा है आज डॉक्टर दिलीप तिर्के। नेक्स्ट न्यूज के लिए चलते हैं सिक्किम, और सिक्किम में एक GLOF हुआ। क्या है GLOF? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक्स होती हैं जिनमें ग्लेशियर का पानी बह करके आता है, वो लेक्स होती हैं। जब आउटफ्लो हो जाता है, आउटबर्स्ट हो जाता है, वो लेक की बाउंड्री या तो टूट गई है या फिर ग्लेशियर ज्यादा मेल्ट हो गए हैं, तो ओवरफ्लो हो गया वाटर का, तो ऐसे केसेस में जो फ्लड आते हैं उन्हें GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहते हैं। इसी से रिलेटेड कुछ कमिटीज बिठाई हैं उत्तराखंड ने, ताकि इनको कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जा सकता है। याद है हमने थोड़े टाइम पहले न्यूज पढ़ी थी। सो एक ग्लॉफ हुआ सिक्किम के अंदर, और उसी में राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सद्भावना चलाया इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है ऑपरेशन सद्भावना, जो जहां कहीं पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देनी होती है, कहीं इंसर्जेंसी हो गई, कहीं पे डिस्टर्बेंस आ गई है, मिलिटेंट एक्टिविटी के बाद अगर हेल्प पहुंचानी है, या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया उसके बाद हेल्प पहुंचानी है, तो इंडियन आर्मी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना, अच्छी भावना, आर्मी लोगों के टुवर्ड्स और लोग आर्मी के टुवर्ड्स अच्छी भावना रखें, इसलिए मदद पहुंचाई जाती है। सो सपोर्ट किया है नॉर्थ सिक्किम के रिमोट कम्युनिटीज को इंडियन आर्मी ने। कौन से ऑपरेशन से? ऑपरेशन सद्भावना से। इसमें इंडियन आर्मी के त्रिशक्ति कोर जो हैं उन्होंने काफी सारा सपोर्ट और राहत का सामान पहुंचाया है नागा एंड रांगरांग विलेजेस जो हैं सिक्किम के, वहां तक। उसी के साथ मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं ताकि पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके। ऑपरेशन सद्भावना। देन कमिंग ओवर टू चैड। चैड एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर, और वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं, और कौन प्रेसिडेंट बन के सामने आए हैं? लेट अस सी। सो मोहम्मद इद्रिस देबी, मोहम्मद इद्रिस देबी, इद्रिस ये है चैड। चैड मिलिट्री डिक्टेटर इद्रिस देबी, इन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिए हैं, एंड नाउ ही विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ चैड। और चैड के कैपिटल क्या है? इंजमीना। सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक इज द करेंसी ऑफ चैड। ना अब हम रुक कर लेते हैं धीरे धीरे। ये एडवेंचर स्पोर्ट कैटेगरी हो गई, वैसे एडवेंचर कैटेगरी स्पोर्ट तो नहीं है ये। इसके बाद हम स्पोर्ट कैटेगरी देखेंगे, फिर रिवीजन क्वेश्चंस लेंगे, और आज थोड़े अच्छे नंबर में रिवीजन क्वेश्चंस लेंगे। सो नेपाल के एक माउंटेनियर हैं, बहुत पॉपुलर माउंटेनियर हैं, पता नहीं कितना शौक है इनको माउंट एवरेस्ट चढ़ने का। कामी रीता शेरपा, क्या नाम है इनका? कामी रीता शेरपा। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और 29th टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया। हमसे 100 सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, ये माउंट एवरेस्ट ऐसे चढ़ रहे हैं जैसे मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। 29th टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं कामी रीता शेरपा, नेपाल को बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, चलिए अब फटाफट से स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑफ न्यूज देख लेते हैं। देखिए स्पोर्ट्स कैटेगरी सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा पूछी नहीं जाती है, तो आप बाकी सारे बच्चों को तो पढ़नी ही है ना। इंडियन जिमनास्ट हैं सृष्टि खांडगले, सृष्टि खांडगले जी। इन्होंने ये एज कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट में, यानी ओपन में नहीं है ये, एज कैटेगरी के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता है एशियन चैंपियनशिप में। न्यूज क्यों लिए मैंने? सिर्फ इस वजह से लिए, वरना ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं नहीं डालती। ये पहली फर्स्ट एवर इंडियन बनी है टू विन अ मेडल इन एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ठीक है, एंड ट्रैम्पोलिन के अंदर इन्होंने, ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है एशियन लेवल पे, पहली भारतीय जो कि मेडल लेकर के आई है, सिल्वर मेडल लाई है सृष्टि खांडगले जी। एंड ये जो इन्होंने मेडल लिया है ये इंडिविजुअल एज ग्रुप में लिया है, जैसे होता है ना अंडर 17, अंडर 21 एक्सेट्रा, तो इंडिविजुअल एज ग्रुप में है, इसलिए बस ये वाले पॉइंट की वजह से इस न्यूज को ध्यान रखिएगा, बाकी सुपर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये नहीं होती। फर्स्ट एवर इंडियन है टू विन अ मेडल इन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स एट एशिया लेवल, गॉट इट। चलो देन KM दीक्षा, KM दीक्षा जी ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है 1500 मीटर रनिंग का, और लॉस एंजलिस मीट हो रही थी, वहां पे जो चैंपियनशिप चल रही थी उसमें इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है। ये खुद मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 1500 मीटर डिस्टेंस जो कवर किया है वो 4 मिनट 4.78 सेकेंड के अंदर किया है, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है हरमिलन बैंस जी का, जो कि 2021 में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। नाम ध्यान रखिएगा, KM दीक्षा। 1500 मीटर का रिकॉर्ड इन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है, और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। दैट इज इट। आगे बढ़ेंगे। पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप, पैरा यानी अलग कैटेगरी जो होती है
डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए होती है। पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 थाईलैंड के अंदर हो रहा था, उसमें सकीना खातून जी ने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली मेडल लेकर के आई है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में काफी सारे और लोग लेके आए हैं, लेकिन ये 2 ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं, इसलिए हेडलाइन इनके नाम से बनी है। सो एक इन्होंने बेस्ट लिफ्ट और टोटल लिफ्ट कैटेगरी में जीता है। इसके अलावा एक और वुमेन है कस्तूरी राजमनी, इन्होंने भी ब्रॉन्ज लिया है, अलग वेट कैटेगरी है। मेन में अगर हम देखें तो इंडिया के अशोक मलिक हैं, वो गोल्ड लेकर के आए हैं 65 अप टू केजी वाली कैटेगरी में। ये सब याद रखने की जरूरत है क्या? इस इवेंट के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें हम याद करेंगे, जैसे कि अगर कॉमनवेल्थ आ जाता है या फिर आप अभी ओलंपिक्स आएंगे, उसमें सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। इसमें आपको हर एक केजी एंड ऑल याद रखने की जरूरत नहीं है। परमजीत सिंह जी हैं, वो सिल्वर लेके आए हैं मेंस के अंदर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स हैं पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप 2024 जो कि थाईलैंड में हो, उससे रिलेटेड। ऑलराइट, देन फाइनली दोहा डायमंड लीग। दोहा डायमंड लीग में हमारे जो भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा जी हैं, वेरी पॉपुलर ओलंपिक मेडलिस्ट, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। अपना अभी तक का बेस्ट अटेम्प्ट दिया 88.36 मीटर्स, लेकिन फिर भी सेकंड पोजीशन पे रहे। और जीते कौन है? चेक रिपब्लिक के याकूब जीते हैं। सो इंडियन स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा सील सेकंड प्लेस फिनिश इन दोहा डायमंड लीग 2024। सो ये सब मैं ये नहीं कहूंगी बहुत सुपर इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ न्यूज थी, स्पोर्ट्स वाली एक बार देखने जैसी थी, सो हमने देख ली, राइट। चलिए अब हम बढ़ेंगे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ विदाउट फर्दर डिले। जल्दी से आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, आंसर करना शुरू कीजिएगा। इफ यू आर अटेंडिंग द लाइव चैट तो लाइव चैट में लिखिएगा। अमंग द फॉलोइंग अवार्ड्स व्हिच हैज रस्किन बॉन्ड रिसीव्ड, रस्किन बॉन्ड जी ने इनमें से कौन कौन से अवार्ड जीते हैं, है ना, आपको बताना है। साहित्य अकादमी फेलोशिप बिल्कुल अभी जीता, पद्मश्री बिल्कुल, भूषण, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार बिल्कुल, सभी हैं जी, ऑल ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे थीम क्या थी? इंसेक्ट खाती है ना बर्ड, उससे रिलेटेड थी कहीं, देखो, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स, सी विल बी द राइट आंसर। Who has been appointed as the first woman Director General of Police of Meghalaya? मेघालय की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? हमने कहा था कि शीशा देख के बड़ी खुश होती होंगी वो, सो इदाशीशा नोंगरांग, ओके। देन why did United Nations select 25th May as World Football Day? भाई सिंपल सा क्वेश्चन नहीं पूछा हमने, घुमा के पूछा है कि 25 मई को ही वर्ल्ड फुटबॉल डे क्यों अनाउंस किया है यूनाइटेड नेशन ने? ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ था? 100 साल पूरे हुए थे पहले इंटरनेशनल टूर्नामेंट को, तो ये लीजिए जी, सी राइट आंसर हो जाएगा। रिसेंटली इन न्यूज व्हाट इज ऑपरेशन सद्भावना? ऑपरेशन सद्भावना क्या है? इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन अभी रिसेंटली चला है, रिसेंट के एंगल से पूछ रहे हैं ये, तो रिसेंटली जो सिक्किम के अंदर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है, तो ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस टू सपोर्ट रिमोट कम्युनिटीज, डी विल बी द राइट आंसर। Who broke their own record for the highest number of ascents of Mount Everest? 29th टाइम माउंट एवरेस्ट चढ़ के अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने वाले महान व्यक्ति कौन है नेपाल के? क्या नाम है? कामी रीता शेरपा, ए विल बी द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका जवाब आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे, लाइव चैट में नहीं, जनरल कमेंट सेक्शन के अंदर। विच कंट्री इज पार्टिसिपेटिंग इन 7th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति विद इंडिया? शक्ति जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें भारत के साथ कौन सा देश पार्टिसिपेट कर रहा है? और साथ ही साथ मुझे ये भी लिख के बताएंगे आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 2-3 एग्जाम की कर रहे हैं तो वो भी लिख के दीजिए। इस तरह के डेटा से हमें हेल्प मिलेगी आपके लिए फर्दर कोर्सेज और वीडियोज लाने में। सो विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर और टारगेटिंग इन द नेक्स्ट 1 or 2 years? प्लीज राइट डाउन द नेम ऑफ दोस एग्जामिनेशन। ठीक है, जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक थॉट है जिसको मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगी, पढ़िएगा। हाउ स्ट्रेंज दैट द ग्रास इज ऑल दैट रिमेन्स स्टैंडिंग आफ्टर द स्टॉर्म। कितनी स्ट्रेंज बात है ना, कितनी अलग मजेदार सी बात है ना, कि जब तूफान आते हैं ना, बड़े से बड़े दरख्त, बड़े से बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन जो घास है ना, बस वही है जो ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। और फिर आगे क्या जवाब आया? समटाइम्स बीइंग सॉफ्ट is strong. Sometimes being soft is strong. और मैंने आज ही कहीं पढ़ा था that you know सबसे बड़ी ताकत क्या है कि आप अपनी बाउंड्रीज भी डिफाइन कर दो, लेकिन आपका हार्ट फिर भी सॉफ्ट का सॉफ्ट रह जाए। जैसा हम बच्चों के साथ करते हैं ना, बच्चों के लिए हम बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हैं कि ये करना सही है, ये करना गलत है, हम उनको डांटते भी है तो अंदर नफरत नहीं भरती,
बच्चों के लिए अंदर फिर भी सॉफ्टनेस रहती है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो भी बनी रहती है, पर आप बाउंड्रीज डिफाइन कर देते हो। तो कभी भी आपको लगे कि हमें एक स्ट्रांग ओपिनियन लेना है, और स्पेशली जब अपने लव्ड वंस अराउंड होते हैं ना, हमें कई बार उनकी बातें ठीक नहीं लगती, कई बार हमारे डिसीजंस हम खुद लेना चाहते हैं, अगर हमारे अंदर वो समझ आ गई है, ऐसा हमें लगता है, तो उनकी खिलाफत में जाना या उनको गलत बताना, राइट, या फिर जब कभी भी ऐसे स्टॉर्म्स आते हैं तो हमारा ओरिजिनल रुख क्या होता है? गुस्सा, झगड़ा, चीख पुकार, जो कि नेचुरली सबके अंदर से आता है। मेरे अंदर से भी यही फर्स्ट इंस्टेंस रिएक्शन यही आता है। लेकिन एक और तरीका हमें सिखाया जा रहा है कि लेट अस ट्राई एंड बी सॉफ्ट, बट एट द सेम टाइम क्रिएट द बाउंड्रीज। क्या सही है क्या गलत है वो आप डिफाइन कीजिए अपने लिए, लेकिन अपने अंदर के कोर को डेड, रूड, अनकाइंड मत होने दीजिए। ये आज का एक छोटा सा लेसन है जो मैं भी कोशिश करूंगी अप्लाई करने का, बिकॉज मेरा कोर तो अनकाइंड नहीं है मुझे पता है, लेकिन येस माई वर्ड्स गो sometimes very rude. So I will try to work on it. I would really want you people also to take something out of this thought. और अब हम मिलेंगे कल दिन में 12 बजे हमारे डेली सीए सेशन के साथ। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।